नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म आपके इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो दुनिया में देखने को मिल रहा है। क्रांतिकारी बदलाव यह साबित हो सकता है क्योंकि रूस बांग्लादेश का व्यापार जो है वो अब भारतीय रुपए में होगा, ऐसा जो है वो चर्चा चल रही है। तो आखिर युआन या फिर डॉलर को यहाँ पर क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया है, क्यों यहाँ पर भारतीय रुपए को सेलेक्ट किया गया है रसिया के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा व्यापार करने के लिए। और रसिया और बांग्लादेश का व्यापार कितना हो जा रहा है कि इनको इस तरीके की चीजें जो है वो करनी पड़ रही है। आइए आपको डिटेल में सारी चीजें बताते हैं, इससे भारत को कितना ज्यादा बेनिफिट होगा वह भी बताएंगे और इससे हमारा जो रुपया है उस पर क्या असर पड़ेगा वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आपको बताते हैं। साथियों, जो फर्स्ट पोस्ट है एक न्यूज एजेंसी है जिसके द्वारा ये खबर निकल कर आई कि पुतिन वांट्स इंडिया रुपीस टू रिप्लेस यूएस डॉलर इन रसिया बांग्लादेश ट्रेड। यानी कि जो पुतिन है, खुद जो पुतिन है वो चाहते हैं कि हम भारतीय रुपए का यूज करके डॉलर को रिप्लेस कर दें, जो कि हमारा रसिया और बांग्लादेश के साथ मतलब जो व्यापार होता है उसके अंदर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, चैनल पर ना तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौनो पैसा नहीं लगता, 1 रुपया 1 चवन्नी नहीं लगती है, लेकिन वो हमारे इन घंटों की मेहनत का बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। साथियों, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। आइए अब सारी चीजें डिटेल में आपको समझाते हैं। साथियों, पूरा मामला समझिए। पहला कि रुपए में व्यापार का प्रस्ताव कहां से आया है, तो रूस ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपए में तय करने का नया प्रस्ताव रखा है। यानी कि रसिया के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि हम बांग्लादेश से कहा गया है कि देखो अब हमारा तुम्हारा जो भी ट्रेड होगा वो भारतीय रुपए में यहाँ पर करेंगे। वहीं ढाका में रूसी बैंक शाखा यानी कि मॉस्को ने ढाका की एक रूसी बैंक शाखा खोलने और अलग भुगतान व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है। साथ में प्रतिबंधों से मुश्किलें यानी कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों से रूसी बैंकों के जरिए भुगतान बुरी तरह यहाँ पर प्रभावित हुआ, क्योंकि पहले जो है पूरा यहाँ पर डॉलर में होता था ट्रेड, जिसके वजह से जो है अब अमेरिका ने उसको बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी रसिया के ऊपर। तो वो सारा खाता सीज हो गया, सारा पैसा रसिया का वो सीज हो गया। अब साथियों, यहाँ पर अगली बैठक सितंबर और अक्टूबर में होगी, जिसमें बांग्लादेश रूस अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा होने की संभावना है। आइए अब आपको बताते हैं इसमें क्या है और इसकी जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ी। साथियों, 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होती है। रूस के यूक्रेन हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंधों को यहाँ पर लाद दिया और बड़े पैमाने पर इसके ऊपर जो है वो आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ पर साथियों, जितना भी रूस का डॉलर में इसकी जो भी जमा पूंजी थी सबको यहाँ पर अमेरिका ने सीज कर दिया, क्योंकि जो भी व्यापार जो डॉलर है वो अमेरिका का है और इसके वजह से अमेरिका जैसे चाहता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। दूसरा साथियों, स्विफ्ट व अन्य बैंकिंग चैनल प्रभावित हुए, यानी कि कई प्रमुख रूसी बैंक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से कट गए, जिससे विदेशी व्यापार का सामान्य भुगतान मार्ग बंद हो गया। जैसे कि ये स्विफ्ट वगैरह क्या होता है, तो देखिए स्विफ्ट का जो अर्थ है, स्विफ्ट काम क्या करता है, मैंने पीछे इसके इतिहास के बारे में बहुत बार चर्चा किया है, यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए स्विफ्ट एक जरिया है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझको अमेरिका के साथ ट्रेड करना है या फिर कोई अन्य देश है जिसको कि मेरे भारत के साथ ट्रेड करना है, तो वो क्या करेगा कि मान लीजिए अगर उसको भारत से कुछ खरीदना है तो उसको तो भारत के लोगों को तो पेमेंट रुपए में चाहिए। भारत के लोग डॉलर लेके क्या करेंगे, भारत में तो डॉलर चलता नहीं है, रुपया चलता है। तो जो देश है वो डॉलर में पहले पेमेंट करेगा, तो स्विफ्ट जो है उस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने का एक जरिया है। यानी कि बीच में इसको एक ब्रोकर कह सकते हैं, जो डॉलर को रुपए में बदलता है या फिर रुपए को डॉलर में बदलता है। इसी तरीके से अन्य जितनी भी करेंसीज हैं उनको यहाँ पर वो एक्सचेंज करता रहता है, मतलब कि जिन जिन देशों की जो जो करेंसीज हैं, ठीक है। तो सिर्फ यही है। तो जब यहाँ पर सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने, तो जितने भी व्यापारी थे रसिया के, उन सबका जो अकाउंट था, जो ट्रेड करने का रूट था, वो सब यहाँ पर गड़बड़ हो गया। तो बांग्लादेश के लिए इसका सीधा असर हुआ। रूस से जुड़े कर्ज चुकाने और व्यापार भुगतान में बांग्लादेश को गंभीर दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। देखिए रसिया ने बांग्लादेश के अंदर मतलब हाइड्रो प्लांट्स लगाए हैं, बिजली बनाने वाले प्लांट यहाँ पर लगाए हैं।
तो उन सबको वो जब लगाया है तो उसमें पैसा सब अपना इन्वेस्ट किया है रसिया, तो फ्री में तो किया नहीं होगा, उसका उसको पैसा चाहिए, तो वही पैसा अब यहाँ पर जो है बांग्लादेश को रसिया को देना है, और जिसके लिए ये पूरा मैटर हुआ है। अब साथियों यहाँ पर नतीजा क्या निकला इन सारी चीजों का, कि डॉलर के भरोसेमंद विकल्प की तलाश होने लगी, और रूस अब उन देशों के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं यानी कि नेशनल करेंसीज में व्यापार तय करने की कोशिश में है, जहां डॉलर आधारित भुगतान जोखिम भरा हो गया है, और यहाँ पर बांग्लादेश उनमें से एक है। यानी कि देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ रसिया ही नहीं, जितने भी देश हैं, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी देश हैं सब यही सोच रहे हैं अब कि डॉलर का कोई अल्टरनेट निकाल के लाया जाए। क्यों? क्योंकि डॉलर ही एक ऐसा पावर है अमेरिका के पास जिसकी हेल्प से वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। क्यों? क्योंकि देखिए, डॉलर इतना मजबूत इसलिए है कि अगर किसी भी व्यक्ति को तेल खरीदना है, हर देश की जरूरत तेल है, और अमेरिका ने इन गल्फ देशों के साथ, इन खाड़ी देशों के साथ बहुत पहले ही समझौता कर लिया था। उसका मैंने इतिहास कई बार बताया है कि अब तुम जो भी अपना तेल बेचोगे वो डॉलर में बेचना, और उसके बदले में हम तुम्हारी ईरान से जो है वो रक्षा करेंगे। इस बात को लेकर रक्षा के लिए, और बदले में क्या ले लिया कि तुम जो अपना तेल बेचोगे वो डॉलर में बेच लेना, मतलब कि जो भी तुम अपना तेल बेचोगे उसके बदले जो भी देश तुमसे तेल खरीदने आएगा उससे कहना कि वो तुमको पेमेंट डॉलर में करे। अब जब वो देश इसको पेमेंट डॉलर में करेगा तो उस देश को डॉलर खरीदना पड़ेगा। अब वो डॉलर कहाँ से खरीदेगा? तो अमेरिका से खरीदेगा। तो इस तरीके से कर करके यहाँ पर डॉलर की मांग बढ़ती गई, और से पहले जो सऊदी अरब से स्टार्ट हुआ था वो पूरे गल्फ कंट्रीज में फैल गया, और इसी के वजह से साथियों डॉलर का इतना वर्चस्व जो है वो दुनिया में हो गया। तो उसी का अब अल्टरनेट खोजा जा रहा है। अब जब अमेरिका किसी के ऊपर नाराज होता है, किसी के ऊपर उसको खुन्नस उतारनी होती है, उसके ऊपर उसके जितने भी डॉलर में मतलब उस देश के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको सीज कर देता है, डॉलर से प्रतिबंध लगा देता है। अब उसके वजह से वो किसी अन्य देश के साथ ट्रेड ही नहीं कर पाता है, बुरी तरीके से फंस जाता है। तो इसी चीज का यहाँ पर अब ये देश समझ गए, जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, कि अगर अमेरिका से के प्रतिबंधों से बचना है तो हमको डॉलर का अल्टरनेट खोजना होगा, जिसके लिए यहाँ पर भारत ने अपना वोस्ट्रो अकाउंट जो है वो स्टार्ट किया। अब जैसे स्विफ्ट था जो कि डॉलर को चेंज कर रहा था अदर करेंसीज में, उसी तरीके से साथियों भारत का वोस्ट्रो है। आइए आपको बताते हैं ये काम कैसे करता है, इसकी जरूरत क्या है, कब ये बना है। साथियों वोस्ट्रो अकाउंट है क्या? तो वोस्ट्रो जो शब्द है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है योर अकाउंट विथ अस, यानी कि आपका खाता हमारे साथ। साथियों किसी विदेशी बैंक का खाता भारतीय बैंक में खुला होता है, यह खाता भारतीय रुपए में होता है, और आरबीआई ने 2022 में स्पेशल रुपी वस्त्र अकाउंट जो है वो यहाँ पर शुरू किया, ताकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं वो सीधे भारतीय रुपए में यहाँ पर हो सके, और डॉलर पर जो है वो निर्भरता यहाँ पर कम हो। साथियों इसको क्यों शुरू किया गया? तो पहला कि डॉलर पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए, प्रतिबंध यानी कि सैंक्शन के असर को कम करने के लिए, रुपए के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, जो विदेशी मुद्रा भंडारण है उसके दबाव को कम करने के लिए, और जो बाह्य भुगतान प्रणाली है उसमें जो है वो लचीलापन लाने के लिए। अब साथियों बात करें कि वस्त्र रुपए, देखिए यहाँ पर डॉलर इतना ज्यादा लोग क्यों खरीदते थे? क्योंकि अगर आप किसी भी देश से जाइएगा डॉलर लेकर कि भैया हमारे पास डॉलर है, आप हमको ये सामान दे दो, तो कोई भी देश दे देगा, क्योंकि सबको तेल की जरूरत है। तो उनको पता है कि हमारे पास डॉलर रहेगा तो हम कहीं भी अगर इसका यूज नहीं कर पाएंगे तो लास्ट में जाकर तेल खरीद लेंगे, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। तो इसके वजह से डॉलर हर जगह चलता है। जबकि अगर आप यही भारत के लिए सोच कर देखिए, मान लीजिए रसिया या फिर अन्य देश जो है वो रुपए में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है हम रुपए में ट्रेड करेंगे, लेकिन वो रुपए में करेंगे क्या? वो मान लीजिए कि कोई देश आया, वो रसिया से गया तेल खरीदने, उसके बदले में उसको कहा कि तुम रुपया ले लो, तो रसिया बोला ठीक है रुपया दे दो। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि रसिया फिर उस रुपए का क्या करेगा? अब भारत के अंदर या तो इतना ज्यादा सामान निकले, मतलब उत्पादित हो या फिर बने जो रसिया की जरूरत हो, जिससे कि रसिया वो सामान फिर उस रुपए से वो रुपया भारत को देके उतने की वैल्यू का सामान खरीद सके, तब तो यहाँ पर काम बनेगा। और मान लीजिए कि कोई अन्य देश है जिसको तेल खरीदना है और उसको कोई अगर रुपया जाकर दे दिया,
तो वो तेल फिर कैसे खरीदेगा? तो इसीलिए जो अन्य देश हैं वो यहाँ पर रुपए में पेमेंट नहीं लेते हैं कि हमारा फिर लास्ट में हमको डॉलर ही खरीदना है, तो हम रुपए पे पेमेंट क्यों लें? तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। अब जो ये वॉस्त्रो है ये काम कैसे करता है इसको समझिए। अगर मान लीजिए कि आयात पर बात किया जाए कि भारत ने किसी चीज को खरीदा, कोई वस्तु खरीदी, जैसे कि मान लीजिए भारत ने रूस से 100 करोड़ रुपए का तेल खरीदा, तो अब यहाँ पर होगा क्या कि भारत का जो बैंक है जैसे एसबीआई है, 100 करोड़ रुपए सीधे रूस के स्पेशल रुपए वॉस्त्रो अकाउंट में जमा करा देगा। यानी कि एसबीआई के अंदर जो है एक क्या कहते हैं रशिया का यहाँ पर खाता खुला होगा और उसी के अंदर साथियों 100 करोड़ रुपए जो है वो जमा करा दिया जाएगा। यह पैसा रूस का जो बैंक है, जैसे मान लीजिए उसका सेबर बैंक है, उसके वॉस्त्रो अकाउंट में रुपए में रहेगा। यानी कि यह जो पैसा है वो उसके रूस के खाते में चला गया, रूस के बैंक के पास चला गया, वो भी किस में पहुंच गया? रुपया में पहुंच गया। यानी कि इस पूरे ट्रांजेक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर रूस और भारत के अंदर जो भी व्यापार हुआ उसमें डॉलर की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इन पैसों का रुपया रूस करेगा क्या? रूस इस पैसों का क्या करेगा? तो रूस के पास अब भारतीय रुपए होंगे जिनका वो क्या उपयोग कर सकता है? तो भारत से दवाई खरीद सकता है, भारत से मशीनें खरीद सकता है, भारत से चाय कॉफी चावल या फिर स्टील खरीद ले, भारत में निवेश कर ले। यानी कि जो सरकारी बॉन्ड आते हैं आरबीआई के जो नियम गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से इन भारतीय रुपयों का जो है वो निवेश कर ले भारत के अंदर। तो ये काम जो है वो रसिया कर सकता है। वहीं अगर देखा जाए कि एक्सपोर्ट में यह किस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए भारत ने रूस को कुछ बेचा, तो यह कैसे काम करेगा? तो मान लीजिए कि रूस ने भारत से 100 करोड़ रुपए की दवाई खरीदी। अब रूस का जो सेबर बैंक है वो अपने वॉस्त्रो अकाउंट में रुपए का भुगतान करेगा, यानी कि जमा करेगा। अब इस सेबर बैंक से वो रुपया चला आएगा भारत के अंदर, यानी कि वह रुपया अब भारतीय स्टेट बैंक के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, उसके वॉस्त्रो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और यह फिर पैसा जो है जो भारतीय एक्सपोर्टर है जिसने वो सामान रसिया को बेचा है, वो दवाई रसिया को बेची है, उस व्यक्ति के पास जो है, उस कंपनी के पास वो पैसा पहुंच जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो इन दोनों ट्रांजेक्शन में चाहे वो एक्सपोर्ट किया गया हो या इंपोर्ट किया गया हो, दोनों में कहीं पर भी डॉलर की जरूरत नहीं पड़ी, रुपए में ही काम यहाँ पर हो गया। लेकिन समस्या यह है कि रसिया हमारे पास इतनी चीजें होनी चाहिए कि जो रसिया हमसे खरीद सके, यानी कि हम रसिया को बेच पाए, वरना वो इन पैसों का रुपए का करेगा क्या? ये जो है वो ऑप्शन जो है उसके पास हमेशा होना चाहिए। अब साथियों उदाहरण के तौर पर मानिए कि भारत ने रूस से 500 करोड़ रुपए का तेल खरीद लिया। अब भारत ने उस रुपए को वॉस्त्रो अकाउंट में जमा करा दिया। अब रूस उस रुपए का क्या रहेगा? क्या तो मान लीजिए 150 करोड़ की दवाई खरीद ले, 100 करोड़ रुपए का मशीन खरीद ले, 50 करोड़ रुपए का चावल खरीद ले, 200 करोड़ का भारतीय जो गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड जारी किया जाते हैं उनके अंदर निवेश कर ले। यानी कि पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में ही घूमता रहेगा और इससे भारत को जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। वहीं साथियों इससे भारत को फायदा क्या होगा? तो भारत की या फिर जो रसिया है उसके जो डॉलर के ऊपर निर्भरता है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। वहीं भारत को जो है भारत का जो रुपया है वो यहाँ पर मजबूत होगा, विदेशी मुद्रा भंडारण भारत का उस पर दबाव कम होगा और प्रतिबंध यानी कि जो सैंक्शंस है उससे रसिया भी बच जाएगा और भारत भी यहाँ पर बच जाएगा। अब साथियों पहले और अब में अंतर समझते हैं। जैसे जब डॉलर की पहले वो जरूरत पड़ती थी, अब यहाँ पर साथियों सीधे जो है वो रुपए में भुगतान हो जा रहा है। वहीं साथियों पहले जब डॉलर में भुगतान होता था तो स्विफ्ट आधारित निर्भरता थी, वहीं अब यहाँ पर वैकल्पिक भुगतान की व्यवस्था है। पहले साथियों करेंसी कन्वर्जन जो कॉस्ट है वो लगता था, इसमें कम लगेगा। डॉलर का डिमांड ज्यादा था, इसका कम है। फॉरेक्स रिस्क इसमें था लेकिन अब यहाँ पर जो है वो कम है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर भारत को इससे जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर ये डील यहाँ पर हो जाती है तो। अब आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं कि इस डील के होने में यानी कि भारत के रुपए में व्यापार होने में रसिया और बांग्लादेश का सबसे बड़ी अड़चन क्या है? तो देखिए यहाँ पर रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पेज देखिए। बांग्लादेश में एक जगह है रूपपुर परमाणु, वहां पर जो है वो ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है जिसमें बांग्लादेश ने रूस के सहयोग के से बने एक रूपपुर परमाणु ऊर्जा जो है ऊर्जा संयंत्र को लोन की किस्तें चुकाना ही इस पूरे मसले की जड़ है। यानी कि यह बात कहां से निकल कर आई कि
जो रुपए में ट्रेड किया जाए उसकी जो पूरी जड़ है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि बांग्लादेश ने मैंने पहले आपको माफ करिएगा, मैंने पहले आपको यहाँ पर हाइड्रो पावर से शायद मैंने बता दिया था, वो हाइड्रो पावर नहीं, यहाँ पर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बांग्लादेश में बना था, रसिया से एक तरीके से कहा जाए तो कर्ज लेकर, और उसी की किस्त अब यहाँ पर बांग्लादेश को रसिया को चुकानी है। अब साथियों, पहला कि बांग्लादेश को रूस को कर्ज चुकाने के लिए किस्तें चुकानी है, वहीं प्रतिबंधों के कारण सीधे रूसी बैंक में पैसा जा नहीं पाएगा क्योंकि ये डॉलर में यहाँ पर इसको भेजना चाहेगा। वहीं साथियों, फिलहाल रकम जो है वो बांग्लादेश के ही अंदर एक सोनाली बैंक में रूस का खाता खोला गया है और उसी के अंदर वो टोटल पैसा जमा किया जा रहा है और पैसा वहीं अटका है, रूस तक ट्रांसफर ही जो है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसी के वजह से साथियों, यह अटकी हुई रकम अब भारतीय रुपए में प्रस्ताव की ओर जो है वो प्रस्ताव को और यहाँ पर जरूरी बना रही है कि अगर रूस को ये पैसा चाहिए तो फिर उसको अल्टरनेट जो है वो भारत का रुपया ही चाहिए। अब आप लोगों में से कई सारे लोग कहेंगे कि चीन का युआन भी तो है, तो अब यहाँ पर आप आगे समझिए कि चीन के युआन में भुगतान यहाँ पर क्यों असफल हुआ। पहले यहाँ पर कोशिश की गई थी कि चाइना के युआन में ही भुगतान किया जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो बांग्लादेश का चाइना के साथ भी संबंध अच्छा है और चाइना का रसिया के साथ भी संबंध अच्छा है। चाइना के पास बहुत बड़ा मार्केट भी है, वो रसिया की सारी जरूरतें पूरा कर सकता है, तो रसिया का युआन में अगर उसके पास होगा तो वो यहाँ पर फंसेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर असफलताएं हुई, असफल कोशिश हुई, इसका कारण समझिए साथियों। रूस का पहला सुझाव था कि रूपपुर की जो किस्तें हैं उसको चीनी युआन में ही लेने का प्रस्ताव था। रूस ने पहले सुझाव दिया था कि बांग्लादेश उसकी किस्त चीनी मुद्रा युआन में चुकाए ताकि जो डॉलर है उस पर आधारित प्रतिबंधों से बचा जा सके। लेकिन यह क्यों नहीं चला, तो इसका कारण है पहला कि चीन और बांग्लादेश दोनों के बैंकों ने भाग लेने से ही इनकार कर दिया, यानी कि पहले तो चीन और बांग्लादेश दोनों के बैंक ही यहाँ पर राजी नहीं हुए। दूसरा, उन्हें डर था कि अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शन के दायरे में आ सकता है, यानी कि इनको डर था कि जो अमेरिका का मतलब सेकेंडरी सेक्शन का अर्थ होता है कि मान लीजिए अमेरिका ने रसिया के ऊपर सेकेंडरी सेक्शन लगा दिया, तो अब इसका अर्थ यह है कि एक तो सीधा जो रसिया से डील करेगा, एक तो रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और दूसरा जो रसिया के साथ व्यापार करेगा उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि रसिया के ऊपर जो सेकेंडरी सैंक्शन है वो लगा हुआ है, जबकि भारत गया रसिया के साथ व्यापार अपना स्टार्ट कर दिया, तो अब अमेरिका क्या करेगा कि भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगा देगा। तो इसके डर से जो है वो यहाँ पर ये नहीं हो पाया। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि युआन वाला रास्ता व्यापारिक समाधान जो है वो नहीं दे पाया और इसके बाद में फिर यहाँ पर इन दोनों को दिखा कि भारत एक अल्टरनेट के रूप में है। अब साथियों, यहाँ पर प्रस्ताव की पूरी सूची की बात करें तो रूस अब क्या क्या चाहता है, तो पहला कि द्विपक्षीय व्यापार भारतीय रुपए में तय हो, दूसरा अलग अलग समर्पित भुगतान ढांचा यहाँ पर बनाया जाए, वहीं भरोसेमंद बांग्लादेशी कपड़ा निर्यातकों की रजिस्ट्री तैयार हो, वहीं ढाका में रूसी बैंक की शाखा खुले और रूसी बांग्लादेश बिजनेस काउंसिल बनाई जाए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करने में जो है वो यहाँ पर मदद की जाए। जो रसिया की प्रस्तावित सूची है उसके अंदर साथियों इन 6 बातों को यहाँ पर रसिया के द्वारा रखा गया है। ठीक है, अब इसका पुराना अगर इतिहास आपको समझना है कि प्रस्ताव क्या पहले भी आया था, तो जी हाँ, 2017 के अंदर बांग्लादेश और रूस अंतर सरकारी आयोग की स्थापना हुई थी। उस समय व्यापार व ऊर्जा सहयोग के लिए मुख्य मंच था। यह 18 और 19 के अंदर आयोग की बैठक में मॉस्को और ढाका में हुई और आवामी लीग की सरकार का दौर था। रूस ने रुपए में भुगतान जैसे प्रस्ताव पहले भी रखा था, लेकिन बांग्लादेश के बैंक ने विदेश मंत्रालय की राय मांगी और मामला वहां पर अटक गया, यानी कि बांग्लादेश ही चुट्टा अटका दिया था ये पूरा मामला। इसके बाद दिसंबर 2021 में आयोग की एक और बैठक यहाँ पर वर्चुअली आयोजित की जाती है और मार्च 2023 में आयोग की सबसे हालिया औपचारिक बैठक जो है वो वर्चुअली यहाँ पर आयोजित होती है और सितंबर और अक्टूबर 2026 में संभावित है कि अगली बैठक में रुपए वाला प्रस्ताव फिर से यहाँ पर मेज पर होगा और यहाँ पर हो सकता है कि यह फाइनल भी जो है वो यहाँ पर हो जाए। ठीक है, अब साथियों बात करें कि बांग्लादेश रूस व्यापार यहाँ पर कैसे बदला है, तो देखिए युद्ध से पहले अगर औसत यहाँ पर बात करें तो लगभग यहाँ पर 500 करोड़ का था, वहीं अब यहाँ पर जो जुलाई और मई में देखा जाए तो ये लगभग 245 पे आ गया है। यानी कि युद्ध से पहले
माफ करिएगा, ये 500 करोड़ रुपए नहीं था, ये 500 मिलियन जो है वो डॉलर था। तो युद्ध से पहले बांग्लादेश हर साल लगभग 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निर्यात करता था। इस वित्त वर्ष जुलाई और मई में सिर्फ और सिर्फ 245 मिलियन डॉलर का ही यहाँ पर निर्यात हुआ है, यानी कि बेच पाया है। बांग्लादेश अब भी रूस से उर्वरक, यानी कि जो खाद में डालने वाले, खेतों में डालने वाले उर्वरक होते हैं, गेहूं जैसी वस्तुएं अभी भी खरीदता है। और व्यापार असंतुलन और भुगतान बाधाएं दोनों के साथ यहाँ पर जो है वो बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है। अब साथियों, रूस बांग्लादेश जो है वो क्या बेचना चाहते हैं, यानी कि रूस बांग्लादेश को क्या बेचना चाहता है। तो पहला तो यूरिया और उर्वरक, यानी कि करीबन 2.5 लाख टन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अगर देखा जाए तो $10 प्रति टन सस्ता जो है वो इसको G2G जो है उर्वरक यूरिया जो है वो बेचना चाहता है। गेहूं बेचना चाहता है। खाद्य सुरक्षा के लिए लगातार आपूर्ति जारी रखने का प्रस्ताव रखा है। MOP उर्वरक, यानी कि जो म्यूरिएट ऑफ पोटाश होता है, कृषि क्षेत्र के लिए अहम आपूर्ति होती है, इसको यहाँ पर बेचना चाहता है। सूरजमुखी का तेल, चना और दाल जो है वो खाद्य वस्तुओं की नई सप्लाई लाइन जो है वो शुरू करने की रसिया ने बांग्लादेश के साथ पेशकश की है कि हम आपको ये सामान यहाँ पर बेचेंगे। अब साथियों, बांग्लादेश की प्राथमिकताएं क्या क्या है यहाँ पर, कि बांग्लादेश को क्या क्या चाहिए। तो पहला तो रूस की तकनीकी हस्तांतरण चाहिए उसको, यानी कि रूस की टेक्नोलॉजी उसको चाहिए। दूसरा, निवारीकरण, ऊर्जा व बिजली उत्पादन सहयोग चाहिए। तीसरा, ई कॉमर्स व डिजिटल इकोनॉमी में उसको साझेदारी चाहिए। चौथा साथियों, कृषि खाद्य सुरक्षा व एग्रो प्रोसेसिंग सहयोग रसिया का इसको चाहिए बांग्लादेश को। तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा की में मदद चाहिए। और कनेक्टिविटी व लॉजिस्टिक में जो है वो सहयोग बांग्लादेश को रसिया से चाहिए, जो कि बांग्लादेश की यहाँ पर प्राथमिकताएं हैं। अब साथियों, भारत रूस पहले से रुपए में व्यापार कर रहे हैं, यानी कि भारत और रसिया तो पहले से ही यहाँ पर रुपए में व्यापार कर रहे हैं। अब बांग्लादेश भी यहाँ पर जुड़ जाएगा जो कि रुपए में व्यापार करेगा। वहीं साथियों, बिना करेंसी के स्वैप समझौते के भी भारत और रूस अपने व्यापार का एक हिस्सा रुपए में निपटा रहे हैं, जबकि दोनों देशों के बीच में औपचारिक करेंसी स्वैप डील यहाँ पर नहीं हुई है। यानी कि सोचिए, भारत और रसिया के बीच में कोई डील इस समय नहीं हुई है अभी भी कि हम रुपए में व्यापार करेंगे। उसके बावजूद भी हम एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रुपए में यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। साथियों, लगभग 70 बिलियन डॉलर जो है वो भारत रूस सालाना व्यापार है, और यह व्यापार असंतुलित है। भारत का ऊर्जा आयात कहीं ज्यादा है, जिससे रुपए के निपटान जो है वो जटिल बन जाता है। यानी कि हम लोग खरीदते ही ज्यादा हैं, जिसके वजह से हम रसिया को इतना ज्यादा रुपया दे देते हैं कि फिर वो बेचारा लेके बैठ जाता है और सोचता है कि तुमसे हम खरीदे कितना भैया, इतना रुपया तुम दियो, इसका हम करेंगे क्या। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है। वहीं साथियों, 18-19 देशों को RBI की रुपया व्यापार मंजूर है, जैसे कि रूस, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान जैसे देशों के साथ साथ बांग्लादेश भी उन देशों में शामिल है जो भारत से रुपए में व्यापार कर सकते हैं। यानी कि भारत साथियों लगभग 18 से 19 देशों के साथ अभी फिलहाल रुपए में ही यहाँ पर व्यापार करता है, उनको जो डॉलर है उसमें पेमेंट नहीं देता है। वहीं भारत के लिए इसका क्या मतलब है, तो पहला, रुपए का वैश्विक कद बढ़ेगा इसके वजह से। दूसरा, दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका और भी मजबूत होगी। तीसरा, सीधे जोखिम यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि भारत खुद इस समझौते के पक्ष में नहीं है, इसलिए अमेरिका प्रतिबंधों की सीधा असर भारत पर नहीं पड़ता है, पर कूटनीतिक संतुलन जो है वो जरूरी है। ठीक है, यानी कि भारत के ऊपर इसका अगर मान लीजिए अमेरिका कोई आगे चल के सैंक्शन लगाएगा डॉलर के ऊपर और भारत यहाँ पर रुपए में व्यापार कर रहा है, तो भारत के ऊपर सीधा असर किसी भी प्रकार का नहीं पड़ेगा। अब साथियों, बात करेंगे क्या यह प्रस्ताव वाकई में काम करेगा। तो पहला, तो रुपए पूरी तरह परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसको पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसे बड़े पैमाने पर लेन देन या फिर व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं। दूसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है, यानी कि पहले भी ऐसा प्रस्ताव अटक चुका है। विदेश मंत्रालय स्तर की बड़ी की मंजूरी की प्रक्रिया जो है वो धीमी रही है, यानी कि विदेश मंत्रालय ही इन देशों के जो है वो इस पर सहमति नहीं जताते हैं। वहीं व्यापार असंतुलन की पुरानी समस्या है। भारत रूस व्यापार में जमा रुपया बैलेंस पहले ही पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाया है, यानी कि रूस के पास जितना रुपया अभी फिलहाल पड़ा हुआ है वही रुपया वो भारत के अंदर यूज नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम है। वहीं अमेरिका की प्रतिक्रिया अनिश्चित है, यानी कि क्या यह व्यवस्था की सेकेंडरी सैंक्शन के दायरे में आ सकती है, यह अभी जो है वो साफ नहीं है।
यानी कि अगर ऐसा होता है कि रुपए में व्यापार हो तो क्या अमेरिका इस पर फिर से जो है सेकेंडरी सैंक्शन ला सकता है, यह अभी जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। यह सिर्फ एक बड़ी डील नहीं है, बड़े ट्रेड का हिस्सा है साथियों। इसमें भारत रुपए व्यापार, कच्चे तेल का आयात, चीन से युआन में सीमा पार भुगतान बढ़ाने की कोशिश, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान रुपया व्यापार व्यवस्था से जुड़े देश हैं। बांग्लादेश अब रुपए के प्रस्ताव पर विचार करने वाला ताजा नाम जो है वो बनकर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आई होप आपको मैंने सारी चीजें यहाँ पर बता दी। क्या टेक्निकल टर्म थे, क्या यहाँ पर चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती है, सब कुछ बेहतर ढंग से समझाने का मैंने प्रयास किया। बाकी आप लोगों का कोई भी सजेशन हमारे लिए हो, बिना सोचे आप कमेंट सेक्शन में रखिए। चाहे खराब हो, अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता है। मैं अपनी हर वीडियोज में बोलता हूं, और मेरे परिवार आप ही हैं, क्योंकि आप सभी लोग हमसे बड़े हैं, और आप लोगों की राय को ले लेकर ही, आप लोगों की जो सलाह है उनको उनकी पालना करके ही साथियों मैं अपने आप को इस हद तक अभी फिलहाल जितना भी कर पाया हूं वो सुधार पाया हूं। तो आपकी जो राय है वो बहुत ही जरूरी है। कृपया करके अपनी राय जो है वो जरूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, मैं सबको पॉजिटिव के तौर पर ही लेता हूं, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, और मैं तो अपने आप को 50% भी परफेक्ट जो है वो नहीं मानता हूं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।